दोस्तों, अगर आपका भी दिल कमजोर है तो मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप इस कहानी को ना ही सुने, क्योंकि ये कहानी थोड़ी सी लंबी तो है लेकिन बेहद खतरनाक है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, यानी कि अपने बेड या फिर पलंग पे सो जाओ और कान में ईयरफोन लगा लो और साउंड के साथ इस कहानी को एंजॉय करो, क्योंकि ये कहानी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये कहानी एक औरत पे है और औरत यानी तुम समझ ही सकते हो कि कितनी खतरनाक ये कहानी होने वाली है औरत पे है। तो चलते हैं इस कहानी के पार्ट 1 पे। कहानी का नाम है वो एक भयानक रात। वो एक बे औलाद औरत थी। जिंदगी का हर सुख और आराम उपलब्ध था उसके पास, लेकिन उसके पास एक भी औलाद नहीं थी। किसी के ले जाने पर भी वो एक पीर साहब के यहाँ औलाद के मंत्र मंगवाने के लिए जाती थी, तो पीर साहब उसको रात वहीं ठहरने के लिए कहते थे। आप समझ सकते हो, उस रात को वो औरत उन परिस्थितियों से गुजरती है जिन्हें वो सारी उम्र भुला नहीं पाती। एक रहस्यमय खतरनाक रात की कहानी है। ये उन दिनों की बात है जब मेरी जवानी उफान पर थी और पूरे गांव में मेरे ही खूबसूरती के चर्चे हो रहे थे। तो मेरे सारे रिश्तेदार मुझे अपने घर के आंगन में ले जाना चाहते थे, मगर मेरे चचेरे आसिफ के दिल की हालत बहुत अजीब थी। समीम ने अपने घर वालों को साफ कह दिया था कि मैं आयशा से ही शादी करूंगा, वरना सारी उम्र कुमारा रहूंगा। उस लड़की का नाम था आयशा। समीम की जिद के आगे पूरे घर वालों ने हथियार डाल दिया। फिर एक साथ लेकिन उल्लास भरे माहौल में हमारी शादी हो गई। मैं समीम के घर आकर बहुत खुश थी। मेरे पति समीम बहुत ही सुंदर और आकर्षक थे और हमारी बिरादरी के तमाम लोग हमारी जोड़ी को बेमिसाल का करार देते थे, मगर हमारे कुछ रिश्तेदार हवस और बुरी निगाह से भी देखते थे। हमें ऐसे लोगों की परवाह नहीं थी। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थे और मेरे ख्याल में इसी तरह से हमारी शादीशुदा जिंदगी बड़ी हंसी खुशी से गुजर रही थी। उस दौर में जब बहुत कम लोगों के पास पैसा था, हमारे पास कोठी, कार और कई एकड़ खेती की जाने वाली जमीन थी। दिन सुख शांति से गुजर रहे थे, लेकिन एक चीज की कमी बहुत लगती थी। मैं औलाद जैसी नीमत से अभी तक महरूम थी। शादी को पूरे हो चुके थे 5 से 7 साल। 5 से 7 साल का लंबा वक्त बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उम्मीद की कली अभी तक नहीं खिली थी। मैंने अपने समझ से बहुत बेहतर इलाज करवाया है। रुपए पैसे भी पानी की तरह बहाया था, टोने टोटके भी करवाए थे, लेकिन मेरी कोख हरी नहीं हो रही थी। ढेर सारे जायदाद का कौन वारिस होगा? आने वाली नस्लें कैसे आएगी? आखिर कब तक मेरे पति सब्र करेंगे? फिर जिंदगी के आखिरी दिन कैसे गुजरेंगे? ये सब सवाल उसके मन में आ रहे थे। ऐसे सोचे अक्सर मुझे उदास कर जाती थी और घंटों घंटों बीत जाते थे और मैं घंटों इस बदनसीबी पर आंसू बहाते रहती थी। इसीलिए मुझे उदास और सोच से घिरा देखकर मेरे पति मुझे तसल्लियां देते रहते थे, लेकिन औलाद ना होने का दुख मुझे अंदर ही अंदर बहुत खाए जा रहा था। मैं गीली लड़की की तरह सुलगती रहती थी। मेरी इच्छा महरूमियों और उदासियों को देखकर समीम ने मुझे मेरी माँ के पास भेज दिया था। मेरी माँ एक दूर दराज गांव में रहती थी। मेरे गांव में मेरी सारी सहेलियां थी, लेकिन सारिका मेरी सबसे गहरी और शुभ चिंतक सहेली थी। सारिका ने शादी हालांकि मेरे बाद ही हुई थी सारिका की, लेकिन उसके आंगन में 2-2 फूल खिल रहे थे। जब मैं सारिका के घर गई तो उसके बच्चे को देखकर मेरे मन में ही मन महरूमी का एहसास होने लगा, बढ़ गया। मैं बहुत चिंता में थी। सारिका मेरी पुरानी सहेली थी। उसने मेरी दिल की हालत समझी और भांप ली थी। वो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, खुदा पे भरोसा रखना, आसमानों पर रहने वाले हस्ती एक दिन जरूर तुम्हारे आंगन में फूल खिलाएंगे। मैं तुम्हें एक बुजुर्ग के पास ले जाऊंगी,
उस बुजुर्ग का जो स्थान है वो यहीं से कुछ मील दूर है। उसके पास जाकर अक्सर औरत की मुराद पूरी हो जाती है। कई औरतों को औलाद दुआ के नतीजों से हुई है। कई औरतों को औलाद अभी तक नहीं थी, लेकिन उन लोगों को दुआ के नतीजों से ये हुई है। परेशान होने की कोई बात नहीं। एक सुबह वो खूब बन सबर कर आ गई और मुझे पीर साहब के पास चलने को कहा। सारिका, क्या हम शादी में जा रहे हैं जो तुमने इतना भड़कीला और लिबास पहन रखा है? मैंने पूछा था, क्योंकि मैं तो उसे गौवार औरत ही समझ रही, मगर बात बड़े ही पते की कही। वो मुस्कुराई क्योंकि वहाँ पे काफी लोग होते थे। अच्छा लिबास आदमी की खासियत उजागर कर देता है। मैं सदा लिबास पहनकर ही पीर साहब के स्थान पे जाऊंगी। हम सब पीर साहब के स्थान पर तो पहुंच गए, पर वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी, जिसमें मर्दों के बजाय औरत की तादाद बहुत ज्यादा थी और हर औरत ने एक लकदक लिबास पहन रखा था। वो पीर साहब का स्थान कम और औरतों का मीना बाजार ज्यादा लग रहा था। पीर साहब का घर एक बड़ी हवेली थी। आंगन में फूलों की क्यारियां बड़ी बड़ी। पीर साहब की 2 खूबसूरत बीवियां थी और साथ ही वो रंग पलंगों पर विराजमान थी। कई नौकरानियां पीर साहब की बेगम की सेवा कर रही थी। मैं उन बेगमों की साठ ठाट बांट देखकर हैरान रह गई। उन नौकरानियों में से एक खास किस्म की नौकरानी ने हमारा हाल चाल जाना और आने की वजह पूछी। मैंने उसे अपना बदनसीबी का दास्ताना सुनाया, अपनी ख्वाहिश उससे इजहार किया। कहने लगी उसकी बीबी की घबराने की कोई बात नहीं है, तुम खाली दामन लेकर यहाँ आओ तो, लेकिन दामन में मुरादें भर कर आओ। तुम यहाँ से जाओगी, पीर साहब रोते हुए लोगों को पल भर में खुश कर देते हैं। तुम कुछ मिनट इंतजार करो, मैं पीर साहब तुम्हारे लिए टाइम लेकर आती हूँ। मैं इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो नौकरानी चले गई। मैं बड़ी शांति से पीर साहब की करामात का इंतजार वापस आई और मुझे अपने साथ पीर साहब के खास कमरे में ले गई। कमरा क्या था, एक खूबसूरत ड्राइंग रूम था, जिसके दरो दीवार से खुशबुओं की नींव नींव महक रही थी, तिलिस्म सा बरपा कर रही थी। यानी कि बहुत अच्छी महक वहां से आ रही थी उसके रूम से। नौकरानियों ने बादबा होकर पीर साहब को मेरे आने का मकसद बताया। पीर साहब ने मेरी तरफ देखा तो मैंने हल्का सा घुटना निकाला हुआ था। बीबी, क्या नाम है तुम्हारा? पीर साहब ने सीधे मेरे बारे में ही पूछ लिया। आंखों में आंखें डालकर मैंने शर्म के मारे नजर झुकाते हुए कहा, बंदी का नाम आयशा खान है। देखो आयशा, एक फकीर से सरमाया नहीं करते। घुटना हटाओ और हमारी तरफ देखो। रौबदार लहाज में पीर साहब ने हुक्म दिया तो मैंने डरते डरते घुटना उठा दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। कुर्बान हो जाऊं इस कायनात के मालिक पर, जितने इतना खूबसूरत सादकार बनाया। पीर साहब ने मेरे खूबसूरत चेहरे को देखकर कहा कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई। एक गैर मर्द के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अपने पति के अलावा मेरे किसी भी मर्द से पाला अभी तक नहीं पड़ा था। बीबी, आज की रात तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। मैं रात के किसी पहर तुम्हारे लिए ताबीज पढ़ूंगा। मेरे पीर मुर्दिस ने चाहा तो बहुत जल्द तुम्हारी गोद हरी हो जाएगी। पीर साहब ने तो अपना डिसीजन सुना दिया। मेरी तरफ देखा। उनकी हुक्म अदूली नामुमकिन थी। औलाद की खुशहाली के बारे में सुनकर मेरे दिल में एक बहुत बेचैनी जो थी वो ठीक हो गई थी, यानी कि कम हो गई थी। ठीक है पीर साहब, यही हुक्म है आपका, तो मैं आज रात यहाँ पे रुक जाऊंगी। मैंने तो कह दिया। मेरी बात सुनकर पीर साहब खुश हो गए थे। उन्होंने नौकरानियों को बुलाया और हुक्म दिया इन्हें मेहमान खाने में पहुंचा दिया जाए। अच्छा सरकार, नौकरानी ने ताबेदारी से कहा और मुझे एक खास कमरे में छोड़ दिया। नौकरानी के बाहर जाते ही मैं सारिका के पास चले गई और उसे बताया कि पीर साहब ने कोई ताबीज लिख कर देने वाले हैं। सारिका खुश हो गई। ऐसा, तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो कि पीर साहब ने इतनी जल्दी ताबीज लिखने के लिए तैयार हो गए। ना औरतों को तो पीर साहब ने स्थान से ही चक्कर कटवाते रहते हैं और उसे घुमा देते हैं अपने स्थान से ही। ताबीज लिखवाने के लिए फिर उन्हें जाकर फिर से काम करना पड़ता है। बातें मत बना और मेरे लिखे खाने पीने का बंदोबस्त करो। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अच्छा हुजूर। यह कहकर सारिका बाहर की तरफ चले गई और मैं बच्चों के हसीन सपनों में खो गई। रात के खाना खाने के बाद पीर साहब की हवेली में घुप अंधेरा छा गया था। पाट
पार्ट टू जानने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही कहानियां तुम्हें हर रोज सुनने को मिलेगी यहाँ पे। तो ये है हमारा पार्ट टू। रात का खाना खाने के बाद पीर साहब की हवेली में पूरा एकदम अंधेरा छा गया था। पीर साहब के कमरे में एक लालटेन जल रही थी। जब पीर साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो लालटेन की मध्यम रोशनी ने मुझे पीर साहब के चेहरे बहुत ही भयानक नजर आ रहे थे। पता नहीं पीर साहब अब भूत था या फिर क्या था भाई। पीर साहब का जो चेहरा था भाई बहुत खतरनाक वहाँ पे मतलब दिख रहा था आयशा को। वो एक पलंग पर बैठकर कुछ पढ़ रहे थे। मैं खौफ के मारे सहम कर चारपाई पे बैठ गई। पीर साहब के चेहरे भयानक और शैतानी निगाहों के साथ शैतान अंदर के बावजूद मुझे पता नहीं क्यों पीर साहब का चेहरा भयानक शैतानी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर एक शैतान छिपा हुआ है। अंधेरे होने के बावजूद मुझे कुछ साफ नज़र तो नहीं आ रहा था। पीर साहब का खौफनाक रूप देखकर मैं उसी वक्त को याद कर रही थी जब मैंने दहलीज के बाहर कदम रखा था। पीर साहब की कामुक निगाहें लगातार मेरे जिस्म में उछल रही थी। रात आहिस्ता आहिस्ता भीगता जा रहा था और मैं परेशानियों की समझदारी में डूबती रही। मुझे अपनी उमंगों और खुशियों की बेल सीढ़ी चढ़नी नजर आने लग रही थी। फिर अचानक मेरे दिमाग में अंधेरे में घिरता चला गया। मैं नीचे ही नीची और गहराइयों में गिरती महसूस करने लगी। खुद रात का ना जाने कौन सा पहर था जब मैंने अपने गालों पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस किया था। मैंने हड़बड़ा कर आँख खोल दी। देखा तो पीर साहब मेरे गले को सहला रहे थे और उनकी आंखों से हवस लपट रही थी। वह शैतान की माफिक भाग गया था। पीर साहब यह क्या है? मैंने झुंझला कर पूछा। पीर साहब ने होठों पर उंगलियां रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया, मगर मेरे अंदर की औरत जब जाग चुकी थी मैंने पूरी ताकत से उस पीछे से पूरे दम लगाकर पीछे धक्का दे दिया था। वहीं से मैं उठकर भाग उठी। रात का डरावना सन्नाटा छाया हुआ था, मगर मेरे अंदर ना जाने कौन सी ताकत आ गई थी जो मुझे ऐसा करने पे उकसा रही थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी और वीरान सुनसान खेतों से होती हुई भागती चली गई। हर तरफ अंधेरे की चादर फैली हुई थी और आखिरी रात का चांद अपनी बेबसी पे मातम मना रहा था। भागते हुए उसी पीर के रूप में शैतान का भयानक चेहरा मेरे जहन में था। रात का पूरा अवसर सन्नाटा जरा माहौल, खेतों और खलिहानों के पेड़ जिन और भूत की तरह नजर आ रहे थे। खौफ और हदस के मारे पूरे जिस्म पसीने की तरह भीग गया था। धड़कनें बेकाबू हो गई थी डर के मारे। चारों तरफ सन्नाटा था, दूर दूर तक सन्नाटा था। भागती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई शैतान या फिर वो पीर बाबा मेरे पीछा कर रहे हैं। रास्ते में एक बड़ी कब्रिस्तान आई थी। कब्रिस्तान को मैं आसानी से पार कर रही थी। धड़कनें मेरी और भी तेज हो गई क्योंकि सामने आ चुकी थी एक कब्रिस्तान। लेकिन दूसरी नज़र में कब्रिस्तान एक मकान जैसा मुझे लग रहा था। उस मकान में हल्की हल्की रोशनी की किरण थी। वो किसी जिंदा इंसान की निशानदेह कर रही थी। रोशनी देखकर मेरी जान में जान आई और दिल को कुछ हौसला मिला और भागती जा रही थी। उस मकान के अंदर चली गई, लेकिन वहाँ का मंजर देखकर मेरे गले से चीख निकल गई। एक भयानक शक्ल वाली औरत, लंबे लंबे बाल, बिखरे हुए कफन में लिपटे हुए एक बच्चा को लोरी सुना रही थी। मैं उल्टे पांव पीछे पीछे भाग रही थी, लेकिन वो शैतान औरत ना जाने किसी तरीके से मेरे सामने खड़ी हो गई। उसकी शक्ल निहायत ही खौफनाक थी और भयानक थी और उसकी आंखें बहुत ही रेड थी, यानी कि लाल थी। बच्चों को अब उसके सामने बालों पकड़कर खेलता देख वो डर गई और बच्चों का कद नीचे हो गया। अचानक उसने क्रूर और भयानक कहकहाते हुए करना शुरू कर दी। उन कहकहाओं के साथ आग के शोले भी उसके मुंह से निकल रहे थे, फिजा में उड़ते जा रहे थे। उफ मेरे खुदा, मौत को अपने करीब देखकर जिस्म की सारी ताकत खत्म होने लगी थी। मेरे मन अंधेरे में डूबने लगा था। मैं गश्त खाकर जमीन पर गिर गई। उस बदसूरत चुड़ैल को जब मैंने अपने बालों से पकड़कर मुझे ऊपर उठाया तो मुझे एहसास हुआ कि अभी मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मैंने नीम बेहोशी की हालत में देखा तो उसने एक जोरदार तमाचा
मेरे गालों पे मारते हुए वह मेरी तरफ फेंक दिया। ज्यों ही मुर्दा बच्चा यानी कि मरा हुआ बच्चा मुझसे टकराया, मेरे समूचे जिस्म में आग लग गई। आग के शोले मुझे घायल करने लगे थे। मैं पागलों की तरह चीख रही थी, पुकार रही थी, कोई है दूर दूर तक। आपको उस चुड़ैल से बचने के लिए कब्रिस्तान में दौड़ लगाने पड़ रही थी। मुझे वो कब्रिस्तान खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं दौड़ते चली जा रही थी, लेकिन वो कब्रिस्तान खत्म नहीं हो रहा था। हर तरफ कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। खौफ और भय की वजह से पूरे जिस्म में सनसनाहट फैली गई थी। जिस्म का रोआ रोआ डर के मारे कांप रहा था। इधर उधर दौड़ते हुए मैं एक कब्र से टकराई और उस कब्र का दहाना खुल गया। मैं कब के अंदर घराम से चली गई। मैंने चीखना चाहा, लेकिन मेरी बोलने की ताकत ही खत्म हो। अपने जिस्म की सारी ताकत जमा कर मैंने कब्र से बाहर तो आ गई, तो कब्र के दहाने पर काले नाग फन फैलाकर बैठा हुआ था। उसके फुफकार से कब्र की जो मिट्टी थी जमीन से उड़ रही थी और उसकी आंख में चिंगारी निकल रही थी। जो ही मैंने कब्र से निकलना चाहा तो वो फन उठाकर डसने दौड़ता। दोस्तों, अगर आपको भी जानना है पार्ट 3 में उस लड़की के साथ क्या हुआ था, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसका पार्ट 3 कल लाने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना जरूर से जरूर।